वो सूखे हुए फूल किताबों में। हमारे देश का साहित्य एक ऐसी अविरल धारा है जिसने समय चक्र के विभिन्न पड़ावों पर मील के पत्थर अंकित करते हुए राष्ट्र की अस्मिता को नित नया गौरव ही प्रदान किया है। उन्हीं यादों के गलियारों में पुनः झांकें तो भूले बिसरे कुछ मोड़ आज भी आपको प्रासंगिक प्रतीत हो सकते हैं। इसी सिलसिले में माजी की ओर रुख करते हुए ढूंढते हैं कुछ सूखे हुए फूल किताबों में। इस अंक में महाकवि सुब्रमण्य भारती के राष्ट्रवादी और समाज सुधारक काव्य पर केंद्रित लघु रूपक, सुप्रसिद्ध कोंकणी लेखक और नाटककार उदय भेम्रे के साथ बातचीत और तेलुगु दलित साहित्य पर एक वार्ता। मित्रों, आधुनिक तमिल काव्य का उल्लेख होते ही महाकवि सुब्रमण्य भारती या महाकवि भरतियार का नाम एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में सबसे पहले उभर कर आता है। वो एक कवि होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एकता सेतु समान थे। इस राष्ट्रभक्त कलम के सिपाही के काव्य पर केंद्रित है हमारा लघु रूपक स्याही में दौड़ती नव चेतना। लीजिए सुनिए। भारतीय इतिहास में सन 1882 का वर्ष स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस वर्ष देशवासियों को आत्मगौरव के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाला गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ द्वारा हमारे सामने आया। इसी वर्ष सुब्रमण्यम भारती का जन्म हुआ। 1857 की क्रांति के उपरांत राष्ट्र को पुनः संगठित करने के प्रयास अनेकों रूपों में प्रारंभ हो चुके थे। ऐसे में राष्ट्रीय चेतना के अमर गायक तथा तमिल की आधुनिक काव्य धारा के अग्रदूत सुब्रमण्यम भारती ने अपनी रचनाओं द्वारा बहुमूल्य योगदान दिया। सुब्रमण्य भारती की भारत भूमि विषयक कविताओं के मूल स्वर हैं राष्ट्र भावना एवं सांस्कृतिक चेतना। भारत के प्रति युवा हृदयों को शक्ति, विश्वास और आस्था प्रदान करने का जागरूक प्रयास इन कविताओं में समाहित है। इसके अंतर्गत सुब्रमण्य भारती की कविताएं वंदे मातरम, भारत देश, भारत माता नवरत्न माला तथा जाति गीत उल्लेखनीय हैं। सुब्रमण्य भारती की रचनाओं में निहित राष्ट्रीय चेतना के विषय में सेवानिवृत्त प्राध्यापिका एवं लेखिका डॉक्टर ए भवानी। आज कुछ युवकों की विचारधाराओं में देश के प्रति जो प्रेम का अंकुर है वो मिट गया है। राष्ट्रीय विचारधारा को जगाने के लिए रचनाकारों की भी कमी है। ऐसे में सुब्रमण्य भारती की रचना को पुनः दोहराना अति आवश्यक है। उन्होंने सबसे पहले बच्चों को अपने देश की महानता और अखंडता का ज्ञान कराना जरूरी समझा और पापा पाटिल लिखकर उन्हें कई दिशाओं से देश के प्रति प्रेम को जगाने का अपूर्व काम किया। उनका विचार था वसुदेव कुटुंबकम, भारत माता सबकी माँ है, हम सब उनके संतान हैं। माँ की पूजा ईश्वर की पूजा के समान है, इसलिए भारत माता को ही उन्होंने ईश्वर का स्वरूप भी दिया। भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर विशेष रूप से भारतीयार ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती ने भी इस भौगोलिक एकता को अपनी कविता में समेटा है। जब व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को छोड़कर समष्टिगत कार्यों में लग जाता है तब राष्ट्रीयता का जन्म भी होता है। ऐसे ही एक महान कवि थे सुब्रमण्य भारती, जिन्होंने अपने को राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। आज भारत में भाषाई भेद दूर करने की बात भी भारतीयार ने अपनी रचनाओं में कहा है और पराधीनता को दूर करने के संग्राम में एक प्रकार की एकता की कल्पना की है। विड़दले विड़दले जैसी पंक्तियां और शंगकुंडे वेट्टी ऊदवो में उन्होंने इस बात का स्पष्ट वर्णन किया है। सन 1928 में भारतीयार ने वंदे मातरम का तमिल अनुवाद प्रस्तुत करके राष्ट्रीय चेतना को
जगाया है। उनकी ये पंक्ति सिंधु नदीन इसे इसका एक द्योतक है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि सिंधु नदी में चांदनी के समय केरल की सुंदर कन्याओं के साथ सुमुगट तेलुगु में गीत गाते, नाच चलाते क्रिया करेंगे। कावेरी के किनारे उत्पन्न पान देकर गंगा तट पर उपजे गेहूं के पदार्थ विनिमय करेंगे। शेर जैसे मराठे कवियों की कविताएं सुनकर केरल के सभी हाथीदांत भेंट करेंगे। कांचीपुरम में ऐसा यंत्र का निर्माण करेंगे जिसे काशी के विद्वानों की बात हम सुन सके, और राजस्थान के वीरों का सम्मान कर्नाटक का स्वर्ण देकर करेंगे। तमिलनाडु में इस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना जैसा उदाहरण शायद ही अन्यत्र मिले। इसका श्रेय यहाँ के लोग, यहाँ के महान रचनाकारों को ही है, जिसमें स्वतंत्रता और मातृभूमि प्राणों से भी प्यारी थी, और उसमें सुब्रमण्य भारती एक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने स्वतंत्रता देवी की स्तुति नामक कविता में लिखा है, सुखप्रद ग्रह त्याग कर रहना पड़े यंत्रणा युक्त कारा में, वंचित होकर पदवी लक्ष्मी से बनना पड़े निंदा का पात्र, कोटिशः कठिनाइयां हों मेरा विनाश करने को प्रस्तुत, तो भी है स्वतंत्रता देवी तुम्हारी वंदना भुला नहीं सकता। एक रचना में उन्होंने कहा है, ओ शक्तिहीन क्षीण बाहुबल भारत, जा जा जा, ओ तेजहीन निष्प्रभ नेत्र कातर वाणी वाले, जा जा जा, ओ कांतिहीन भयभीत हृदय युक्त, जा जा जा, कांति युक्त नेत्रों वाले दृढ़ संकल्पों वाले भारत, आ आ आ, शक्ति युक्त कंधों वाले निर्मल मति वाले दिनों के दुख में दुखी भारत, आ आ आ। राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित कविताओं में छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, गोखले, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी व चिदम्बरम पिल्ले आदि उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संघर्ष के लिए आह्वान किया है, ये आतताई हमें सताते रहें और हम सहन करें इनके दुराचार को, नरक तुल्य जीवन बिताते रहें तो भला कौन जीवन कहेगा इसे। सुब्रमण्य भारती की कविताओं का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव रहा? चेन्नई स्थित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की प्रवक्ता श्रीमती कौशल्या वरदराजन। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। अपने समकालीनों की भांति वे सदियों से सड़ी गली परंपराओं से जकड़े भारतीय समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपनी प्रखर रचनाओं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता का उद्घोष करते हुए कहा, विडुदलाई 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 परवरोड कुरुवरुक्कुम मरुवरुक्कुम विडुदलाई। भारत देशम कविता में भारती ने अपने सपनों के आदर्श भारत का चित्र उकेरा है। ऐसा भारत जहां लोग शांति पूर्वक रहें, जहां जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, जहां सभी शिक्षित और प्रगतिशील हों। महाकवि भारती भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को लेकर चिंतित थे। पेंगल विडुदलाई कुम्मी नामक अपनी रचना में उन्होंने स्त्रियों को क्षेत्रों में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भारतीयार के अनुसार शिक्षा के प्रकाश से ही समाज में व्याप्त अंधकार को दूर किया जा सकता है। अतः उन्होंने कहा, वीड तोरुम कलयन विளக்கம் वीदी तोरुम इरंडोरु पल्ली, अर्थात घर घर में कला की चमक हो तथा गली गली में एक दो विद्यालय हो। सामाजिक पुनरुत्थान के लिए आवश्यक समझ और साहस भारती में प्रचुर मात्रा में था। उन्हें ये बात असहनीय थी कि समाज में भेदभाव के कारण कुछ लोग पशुवत जीवन व्यतीत करने को शापित हैं। उन्होंने कहा, பொறியற்ற விலங்குகள் போல் வாழ்வார் நெஞ்சி பொறுக்கவில்லையே நெஞ்சி பொறுக்கவில்லையே। सामाजिक सुधार हेतु देश के भावी कर्णधारों में समानता, उदारता, नैतिकता तथा भाईचारा जैसे मूल्यों को रोपित करने के लिए भारतीयार ने पुदिया आतीचूड़ी की रचना की। उन्होंने लिंग, जाति, वर्ग आधारित समाज का पूर्ण रूप से खंडन किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महाकवि भारती ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। निस्संदेह भारती क्रांतिदर्शी कवि थे। वे इस क्रांति के महत्व को, इसके दूरगामी प्रभावों को सहज रूप में अनुमानित कर सकते थे।
भारती के काव्य में भाषा प्रेम, राष्ट्र प्रेम तथा विश्व प्रेम एक ही सूत्र में बंधे मुक्ता मणियों की तरह अभिव्यक्त हुए हैं। चिंतन एवं कल्पना के अद्भुत समन्वय से ओतप्रोत महाकवि सुब्रमण्य भारती के प्रतिपादित विषय राष्ट्र और समाज के लिए आज भी मार्गदर्शन कर पाने में सक्षम हैं। स्याही में दौड़ती नव चेतना लघु रूपक अभी आपने सुना। आलेख उदय कुमार मेघाणी का था। वाचक थे अलका रानी श्रीवास्तव और उदय कुमार मेघाणी। प्रस्तुतकर्ता थे सुदर्शन। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र से प्राप्त हुई। साहित्य भारती में अब मुड़ते हैं गोवा की ओर। पिछले दिनों सुप्रसिद्ध कोंकणी लेखक और नाटककार उदय भेम्बरे का नाटक कर्ण पर्व काफी चर्चित रहा, जिसमें उन्होंने महाभारत के एक अध्याय का तर्कसंगत अवलोकन किया है। इसी विषय वस्तु पर उदय भेम्बरे से वार्तालाप किया गोवा कोंकणी अकादमी के अध्यक्ष माधव बोरकर ने। आइए सुनते हैं। नमस्कार उदय भेम्बरे जी। नमस्कार। मैं आपको आकाशवाणी परिवार से इस स्टूडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं। आप कोंकणी के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। पिछले बहुत सालों से आपकी ये साहित्य साधना चल रही है और आपने तरह तरह का साहित्य प्रकार उसमें आपका योगदान है। आप कवि है, पत्रकार है और अच्छे कथा भी आपने लिखे। और अब कर्ण पर्व इस नाटक को केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार आपको मिला है। जी हाँ। इस बारे में, इस नाटक के बारे में आपकी राय क्या है और ये सब सृजन प्रक्रिया कैसी हुई? ये बात ऐसी हुई कि बचपन से रामायण और महाभारत इन दोनों महाकाव्यों का आकर्षण तो था और बहुत सारे लोगों को होता है। मैंने जब पढ़ा तो कुछ सवाल मन में उठे। अगर देखा जाए कि कोई श्रद्धा से इन ग्रंथों को पढ़े तो शायद ये सवाल नहीं उठते, लेकिन मैंने बुद्धि से पढ़ना शुरू किया और इसलिए बहुत सारे सवाल मेरे सामने खड़े हुए। तो इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास किया और जिन लोगों ने रामायण महाभारत पर भाष्य किया था उन तज्ञ लोगों का साहित्य पढ़ा। कुछ सवालों का जवाब मिला, लेकिन जिस कल्पना पर ये नाटक आधारित है उस सवाल का जवाब नहीं मिला तो भी अधूरा रहा। यानी कि सरलता से यही हो सकता है ऐसा नहीं लगा। मगर ये जो कर्ण की जो मिथक है, इस मिथक ने आपको क्यों आकर्षित किया? एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। एक विवादास्पद इशू हो सकता है। हो सकता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम ही मानते नहीं, और वो माने इसकी जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये एक कल्पना है, एक मत है। कर्ण के जन्म का रहस्य तो है, ये रहस्य सुलझाने का प्रयास कुछ लोगों ने किया है, लेकिन जो जवाब मिलते हैं वो मुझे नहीं जंचे। एक तर्क ऐसा है कि कर्ण दुर्वास ऋषि का पुत्र हो सकता है, लेकिन ये भी एक तर्क है कि इसको ठोस सबूत नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि पहले लगा कि शायद हो सकता है ऐसा, लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर ये ऐसा होता तो कुंती जो कुछ देख रही थी आंखों के सामने, वो सब देखकर भी मौन क्यों रहती? उसने देखा कि कर्ण की अवहेलना हो रही है, उसका अपमान हो रहा है, फिर भी कुंती कुछ नहीं बोलती। वो देखती है कि कर्ण धीरे धीरे पांडवों का शत्रु बन रहा है, दुर्योधन का बहुत बड़ा मित्र बन रहा है, और फिर भी इसके बारे में उसके मन में कोई संदेह नहीं उठता। इतनी बात नहीं, सारे महाभारत में व्यास महर्षि ने कहीं भी ऐसा नहीं सुझाया है कि कर्ण की अवहेलना से कुंती को कुछ दुख हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक माँ, अगर वो माँ सच्ची माँ है तो एक ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं एक कुछ वो बोलती, हाँ, बोलती नहीं, कुछ करती नहीं, ये शायद हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो रहस्य है, वो रहस्य उन्होंने ऐसा ही रखा है।
वो किसी को बताया नहीं, लोगों को भी मालूम नहीं, कर्ण को भी मालूम नहीं। ठीक है, इसलिए वो कुछ करती नहीं या बोलती नहीं। फिर भी एक माँ के हृदय को कुछ तो इसका लगना चाहिए, उसका दुख होना चाहिए, या कहाँ उसके लिए भीति होनी चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। अगर ये शत्रु बन जाए पांडवों का, तो इसके बारे में उसके हृदय में या मन में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अव्यक्त रहता है, अव्यक्त रहता है। तो अगर ये अव्यक्त है तो ये भी हो सकता है कि वो उसकी सच्ची माँ नहीं है। इसी कल्पना पर ये नाटक आधारित है। ये नाटक जब रंगमंच पर आया तब लोगों की राय क्या थी? किस तरह इस नाटक को लोगों ने स्वीकार किया? मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों ने कुछ संदेह मन में रख कर इसका स्वागत किया होगा, लेकिन एक बात अच्छी लगी कि किसी ने वो रिजेक्ट नहीं किया या उसको विरोध नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया। किसको ये अच्छा लगा या किसको कुछ इसके बारे में मन में संदेह रहा, ये तो बताना मुश्किल है कि लोग बोलते नहीं, इसलिए। और एक बात इधर मन में उठती है, ये जो दो महाकाव्य है, महाकाव्य को सामान्य जन किस नजरिए से दिखते हैं? इसमें थोड़ी सी भक्ति है, श्रद्धा है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उसमें जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का प्रावधान है, उसके बारे में हमारे लोग ज़्यादा सोचते नहीं। तो मेरा ये प्रयत्न था कि वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी से उस तरफ देखें और उसका जवाब ढूंढे। इसीलिए मैंने कहा कि कुंती कर्ण की माँ नहीं थी, फिर भी कृष्ण ने इस रहस्य का उपयोग करके युद्ध टालने का प्रयत्न किया। भीमराव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अच्छी तरह से अपने इस साहित्य कृति के बारे में हमें बताया, इसलिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। कर्ण पर्व। अभी आप सुप्रसिद्ध कोंकणी लेखक और नाटककार उदय भेम्रे के साथ भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे गोवा कोंकणी अकादमी के अध्यक्ष माधव बोरकर। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी पणजी से प्राप्त हुई। साहित्य भारती में अब प्रस्तुत है भारत की साहित्य यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव, एक अहम पहलू। मित्रों, यूं तो दलित साहित्य की झलक छोटे पैमाने पर ही सही बौद्ध काल से ही दिखाई देती है, लेकिन एक आकारबद्ध साहित्यिक आंदोलन के रूप में दलित साहित्य 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ही उभर कर सामने आया। मराठी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती आदि प्रमुख भारतीय भाषाओं के दलित साहित्यकारों ने आम जनता तक अपनी भावनाएं, अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द लेखों, कथाओं, कविताओं, निबंधों, जीवनियों, कटाक्षों, व्यंगों आदि के माध्यम से बखूबी पहुंचाया। अब तेलुगु दलित साहित्य की दशा और दिशा पर प्रकाश डाल रहे हैं वरिष्ठ तेलुगु और संस्कृत लेखक डॉक्टर राघव कंडूरू। भारत की सभी भाषाओं में दलित साहित्य का प्रारंभ होना एक प्रकार से काल की कठोर आवश्यकता ही है। तेलुगु साहित्य में दलित दस्तक तेलुगु रचनाशीलता का एक ज्वलंत दस्तावेज है। यह समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से की आवाज है, जिसके लिए सहानुभूति नहीं, गहरी अनुभूति की जरूरत है। जातिवाद समकालीन तेलुगु साहित्य में दलितवाद को एक और धारा के रूप में मोड़ने वाला सामाजिक यथार्थ है। सन 1980 के आसपास कारमचेडु नामक गांव में घटित एक घटना के पश्चात तेलुगु में दलित साहित्य के आंदोलन का स्वरूप पूर्णतः बदल गया। आज तेलुगु साहित्य में, विशेषकर कहानी साहित्य में जिस दलितवाद का प्रवेश हुआ है, उसका मुख्य लक्ष्य सुधारवाद नहीं है। उसका संकल्प तो जातिवाद को जड़ों सहित उखाड़ फेंकना है। तेलुगु में दलित साहित्य समृद्ध है। तेलुगु कविताओं व कहानियों में दलित, पीड़ित एवं शोषित जनता की समस्याओं का सहृदयतापूर्ण समाधान और समुचित सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। इस तरह प्राचीन रूढ़ियों का विरोध कर सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालने वालों में जाशुआ जी अग्रगण्य हैं।
आप आधुनिक तेलुगु साहित्य में दलितवाद की सही स्फूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं। प्रबंध काव्य तेलुगु के जाने माने दलित कवि गुर्रम जाशुआ जी का चर्चित प्रबंध काव्य गब्बिलम चमगादड़ 1941 एक अत्यंत लोकप्रिय रचना है। इसमें एक और कथ्यात्मक अन्वेषिता भाषागत प्रयोग की बेचैनी है, वहाँ कवि ने अपने क्रोध एवं आक्रोश को कलात्मक संरचना में ढालने की कोशिश की है। साथ साथ इसमें तथा इसी प्रकार की तत्कालीन अन्य दलित रचनाओं में जो वस्तुगत एवं भाषागत विशेषताएं थीं, उन्होंने इनकी संवेदना को सार्वभौम बनाई हैं। इसी क्रम में कोलकलूर इनाक जी का गांव का कुआं की कहानी उल्लेखनीय है। महार की बस्ती और गांव के बीच एक कुआं था। गांव के किसानों की उदारता के कारण बस्ती के लोगों को पानी मिलता था, पर एक दिन उस कुएं में बैल की लाश एक दिखाई देती है। तब चिदम्बरम नामक एक दलित पर शक की सुई घूमती है। गांव का मुखिया उसे दंड भी देता है, परंतु इसका असली कारण कुछ और है। एक बार दलित चिदम्बरम ने मुखिया को देखकर उठकर प्रणाम नहीं किया था। बस इसी का परिणाम यह है। जातिवाद मूलतः एक संकीर्ण सांस्कृतिक पद्धति है। समाज में व्याप्त भ्रष्ट जातिवाद का साक्षात्कार हमें सिंगमनेनी नारायण जी की कहानी मगरमुख में होता है। एक दलित शिक्षक को धूप में खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, जबकि अन्य शिक्षकों को छांव में आराम से रहकर पढ़ाने की सुविधा मिलती है। चिलकूरी देवपुत्र की कहानी अक्षयवट में वर्तमान व्यवस्था में भी कुछ ग्रामों में व्याप्त रूढ़िवादिता एवं दलितों के प्रति उपेक्षा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार कालीपट्टनम रामाराव और केशव रेड्डी की कहानियों में दलितों पर होने वाले शोषण व अत्याचारों का सजीव चित्रण है। अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, तेलुगु दलित साहित्य ने उन सबको अभिव्यक्त किया है। दलित नारी पर होने वाले अत्याचारों के बारे में जितना भी लिखें वह कम ही है। मच्छरदानी नामक अपनी कहानी में मद्दूरी नागेश बाबू ने गुंटूर जिले के तेनाली प्रांत में हुई सच्ची घटना के आधार पर लिखा है। उसी प्रकार काट्रगड्डा दयानंद की सोती कहानी में उच्च वर्गों द्वारा निम्न दलित वर्गों के लोगों पर साधारणतः किए जाने वाले अत्याचारों का मार्मिक वर्णन है। एम सूर्य प्रसाद राव के द्वारा लिखित कहानी पाही माम पाही पाही में दलितों पर होने वाले अत्याचारों का चित्रण हुआ है। कविताओं में तो केवल व्यक्तिगत आक्रोश, क्रांति की भावनाएं, बदला लेने के विचार इत्यादि सीमित वस्तु है उनमें, जबकि तेलुगु कहानी में भाषा वस्तु की विविधता दृष्टिगोचर होती है। नायनी सुब्रमण्यम नायडू, अल्लम राजయ్య, कालुव मल्लయ్య, बीएस रामुलु, के मीनन, बोये जंगయ్య, दादा हयात, काट्रगड्डा दयानंद, कोडवगंटी कुटुंबराव आदि की रचनाएं अन्याय के प्रति क्रोध, छुआछूत प्रथा के विरोध में आक्रोश एवं न्याय के लिए संघर्ष करने की शक्ति को बटोरने हेतु प्रयास हमें दिखाई पड़ते हैं। तेलुगु दलित साहित्य की दिशा प्रशंसनीय है, उसका भविष्य भी उज्जवल है। इस प्रकार देखने पर दलित साहित्य में राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान में दलितों की भूमिका हेतु मांग भी हम देख सकते हैं। इनके लिए डॉक्टर अंबेडकर की चिंतन पद्धति आदर्श एवं प्रेरणास्पद है। उनके दलित साहित्यकार अनेक साहित्यकार हमें मिलते हैं और ये वो जो मानते हैं कि समाज में दलित भावना का उन्मूलन शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा ही संभव है। शिक्षा ही रूढ़िवादिता एवं सांप्रदायिकता रूपी अज्ञान को दूर करती है। अनेक दलित रचनाकारों ने इसी लक्ष्य से रचनाएं की हैं और कर भी रहे हैं। हिंदी के ओम प्रकाश वाल्मीकि एवं शरण कुमार लिम्बाले ने संपूर्ण दलितों को प्रेरित करने वाली रचनाएं की थीं। वस्तुतः ये दोनों दलित साहित्य के सिरमौर लेखक थे जिन्होंने तेलुगु साहित्य को भी प्रभावित किया था। डॉक्टर शिखामणि इत्यादि दलित रचनाकारों ने अद्भुत साहित्य को सृजित किया था, जिनका डॉक्टर एम रंगैया ने हिंदी में स्फुलिंग नामक शीर्षक से सफल रूपांतर किया है। यदि केवल टकराव हो तो कोई रचना कालजयी नहीं होती। केवल समाजवादी लोकतंत्र ही सृजनात्मक दलित संवेदना को व्यापक संदर्भ और विस्तीर्ण जमीन दे सकती है। तेलुगु दलित साहित्य इसी से लाभान्वित होता है। इस चेतना को सेक्युलर, प्रकृति धर्मी
और स्वाधीन होने के साथ साथ और अधिक साहित्यिक भी होना अपेक्षित है। यह प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान परिस्थितियों में अनेक तेलुगु दलित साहित्यकार मानव मूल्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे दलित विरोधी भावनाओं के विरुद्ध आक्रोश, अन्याय का खंडन करने के साथ साथ संतुलित समन्वय, सामूहिक चेतना को अपनाते हुए रचना कर रहे हैं। कविता की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए निजता की तुलना में सामूहिकता पर विशेष बल देने के कारण वर्तमान तेलुगु दलित साहित्य का भविष्य उज्जवल कहा जा सकता है। तेलुगु दलित साहित्य, दशा और दिशा। अभी आपने वरिष्ठ तेलुगु और संस्कृत लेखक डॉक्टर राघव कंडूरू की ये वार्ता सुनी। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के हैदराबाद केंद्र से प्राप्त हुई। वो सूखे हुए फूल किताबों में, यादों के गलियारों में पुनः झांके, देश की खूबियों को बेहतर जाने। नमस्कार।